हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेजों की भारत विजय। अंग्रेजों की भारत विजय के अंतर्गत आज हम बंगाल के अधिग्रहण का अध्ययन करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले मैं अपना संक्षिप्त परिचय आपके सामने रखता हूँ। मेरा नाम ज्ञानवीर आर्य है। मैंने यूपीएससी सीएपीएफ एग्जामिनेशन 2009 क्वालिफाई किया है। मैंने भारत सरकार के गृह मंत्रालय में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। मैंने 3 बार सिविल सेवा का इंटरव्यू फेस किया है। एमए एमफिल दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। नेट जेआरएफ यूजीसी से किया है। मैं पिछले 7 वर्षों से सिविल सेवा के अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड एथिक्स आदि विषयों में सिविल सेवा के अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन किया है। अंग्रेजों द्वारा बंगाल का अधिग्रहण। अंग्रेजों द्वारा बंगाल का अधिग्रहण 18वीं शताब्दी की ऐतिहासिक घटना है। ऐतिहासिक घटना इस परिप्रेक्ष्य में क्योंकि मात्र 8 वर्षों के अल्पकाल में ही 1757 से 1764 के मध्य अंग्रेजों ने बंगाल में कंपनी की संप्रभुता को स्थापित किया और इस दौरान सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम आदि जो कि बंगाल के नवाब रहे, अपनी संप्रभुता कायम करने में असफल रहे और कंपनी की संप्रभुता की स्थापना हुई। इसमें सबसे बड़ा कारण इसमें आया था जब 1756 में बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई और उन्होंने क्या किया, अपने अल्पवयस जो उनका बेटी का लड़का था सिराजुद्दौला, उसको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। क्योंकि अलीवर्दी खां वृद्ध व्यक्ति थे और उनको शासन का अनुभव था, तो वो अंग्रेजों से सशंकित भी रहते थे और उनसे एकदम होशियार रह के अपना शासन करते थे। लेकिन जैसे ही अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, तो उससे क्या हुआ, दरबार के जो लोग थे वो अप्रसन्न हो गए, क्योंकि बहुत से दरबारी ऐसे थे जो अपने आप को नवाब के रूप में देखते थे। लेकिन जब सिराजुद्दौला को अलीवर्दी खां ने नवाब बना दिया तो उनको उनके उद्देश्यों में कुठाराघात लगा उन्हें। तो वो क्या हुआ कि सिराजुद्दौला से नाखुश थे। इसी पृष्ठभूमि में इसकी पृष्ठभूमि का निर्माण जो है वो हम देखते हैं कि 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसिंह द्वारा अंग्रेजों के लिए एक शाही फरमान जारी किया गया था। ये शाही फरमान ही बंगाल में नवाब और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण हुआ। शाही फरमान क्या था ये देखते हैं हम। इस फरमान द्वारा बंगाल में मात्र 3000 रुपये की वार्षिक कर अदायगी पर कंपनी को उसके समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्ति और कंपनी इस क्षेत्र में वस्तुओं की आवाजाही पर हस्ताक्षर जारी करने का अधिकार भी दे दिया गया। यानी सीमा शुल्क भी नहीं देना है, ठीक है, सीमा शुल्क नहीं देना है। दूसरा, हस्ताक्षर भी जारी कर दिया, हस्ताक्षर भी जारी करने का अधिकार मिल गया। तो इस तरीके से ये जब दोनों अधिकार प्राप्त हो गए तो कंपनी जिससे क्या हुआ, नवाब के राजस्व पर व्यापक हानि हुई। और ये हानि तब और बढ़ गई जब कंपनी के अधिकारियों ने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए व्यापार पर भी कर ना चुकाने का काम करने लगे। मतलब जो कंपनी के अधिकारी व्यक्तिगत व्यापार करते थे उस पर भी इन दोनों, एक तो सीमा शुल्क नहीं देते थे और हस्ताक्षर जारी कर लेते थे, तो ये दोनों काम वो व्यक्तिगत व्यापार पे भी करने लगे। इससे क्या है, हानि नवाब के राजस्व की और ज़्यादा बढ़ गई। ऐसे में जब बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना तो ब्रिटिश कंपनी के बीच इन दो मुद्दों पर तनाव बढ़ने लगा। और जब तनाव बढ़ा तो सिराजुद्दौला ने कोलकाता के फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर अंग्रेजों को वहाँ से भागने पर विवश किया। मतलब आक्रामकता जो थी सिराजुद्दौला की वह इतनी थी कि अंग्रेज कोलकाता की फोर्ट विलियम जो उनकी कोठी थी उसको छोड़कर भागने पर मजबूर हुए और उन्होंने बंगाल की खाड़ी में स्थित फुल्टा द्वीप पर शरण ली।
कोलकाता के किले पर आक्रमण के समय ब्लैक होल नामक एक घटना 20 जून 1756 का वर्णन किया गया है, जिसका वर्णन हालवेल ने किया है, जो कि ब्रिटिश गवर्नर भी रहा था और ये इतिहास लेखन में भी इसकी रुचि थी। तो जिसने हालवेल ने प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने एक छोटी सी काल कोठरी में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिसमें से महज 23 ही जिंदा बच सके। मतलब इसने एक तरीके से नवाब को इतना आक्रामक दिखाया कि नवाब इतना आक्रामक था कि उसने मानवता की सारी सीमा लाद दी और उन्होंने 146 अंग्रेजों को छोटी सी काल कोठरी में बंद कर सजा दी, जिसमें से 23 ही जिंदा बच गए। लेकिन हम अक्सर ये देखते हैं जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन है, वह भारतीय राजाओं के छोटे से छोटे कृत्य को इतना बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं और उसके एवज में किया गया अपना आक्रमण को सही ठहराते हैं, जबकि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन कह रहा है कि इतना ये संभव नहीं है कि 146 लोगों को एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दे। इसको राष्ट्रवादी जो इतिहास लेखक हैं वो कहते हैं कि ये अतिरंजित प्रतीत होता है। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों ने फुल्टा द्वीप में शरण ली तो सिराजुद्दौला ने मानिक चंद को कोलकाता नगर का प्रभारी बनाया और इसका नाम अली नगर रख दिया। मानिक चंद को कोलकाता नगर का प्रभारी बनाया और इसका नाम अली नगर रख दिया। लेकिन मानिक चंद ने रिश्वत लेकर किला अंग्रेजों को सौंप दिया। मतलब जो दरबारी षड्यंत्र था वो अलीवर्दी खां के जाने के बाद ही चालू हो गया और सिराजुद्दौला को, जो उसका भरोसेमंद जिसको समझता था मानिक चंद, उसको उसने कोलकाता नगर का प्रभारी बनाया, लेकिन उसने भी रिश्वत लेकर किला अंग्रेजों को सौंप दिया। अब जब किला वापस अंग्रेजों के पास चला गया तो क्लाइव द्वारा फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर विजय के उपरांत बंगाल में अंग्रेजी स्थिति और मजबूत हो गई। चंद्रनगर क्या था? फ्रांसीसी बस्ती थी। इस पर अंग्रेजों ने आक्रमण किया और इस पर अधिकार कर लिया। इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों की स्थिति मजबूत हो गई। लेकिन यहाँ पर सिराजुद्दौला से ये चूक हुई, जब अंग्रेजों का फ्रांसीसियों से संघर्ष चल रहा था चंद्रनगर में, तो उस समय अगर सिराजुद्दौला फ्रांसीसियों की सहायता करता तो शायद अंग्रेज इतने सक्षम नहीं हो पाते और वह इतने मजबूत स्थिति में नहीं आ पाते, चंद्रनगर विजय नहीं कर पाते तो और ज़्यादा वो बैकफुट पे चले जाते। लेकिन यहाँ पर सिराजुद्दौला ने फ्रांसीसियों में मदद नहीं की, अंग्रेजों ने चंद्रनगर को जीत लिया और चंद्रनगर को जीतने के बाद फिर बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। और इसी पृष्ठभूमि में सिराजुद्दौला की स्थिति क्या थी? कमज़ोर हो गई। अब ऐसे जब सिराजुद्दौला की स्थिति कमज़ोर हो गई तो सिराजुद्दौला को अलीनगर की संधि 1757 के लिए विवश होना पड़ा। इस संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों को कोलकाता में किलेबंदी करने का अधिकार मिल गया, नंबर 1। नंबर 2, सिक्के ढालने का अधिकार मिल गया। नंबर 3, युद्ध की क्षतिपूर्ति का वचन नवाब द्वारा दिया गया। और नंबर 4, दोनों पक्षों ने भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया। ठीक है, अंग्रेज वादा तो बहुत करते थे लेकिन उसको कभी भी फॉलो नहीं करते थे। इसी को हम आगे देखेंगे कि अलीनगर संधि में तो शांति बनाए रखने का वादा किया, लेकिन अंग्रेज अंदर ही अंदर नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र में लगे हुए थे। ठीक है, कालांतर में नवाब सिराजुद्दौला की सत्ता पर कमजोर पकड़ के मद्देनजर अंग्रेजों द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया। इस षड्यंत्र में दरबार के अन्य व्यक्ति भी शामिल कर लिए गए। ठीक है, जिनमें पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, सिराजुद्दौला की मौसी घसीटी बेगम, मीर जाफ़र, राय दुर्लभ, जगत सेठ, मानिक चंद, खादिम खान और अमीर चंद, ये लोग क्या हुआ, नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल हुए। अंग्रेजों और दरबारियों द्वारा रचे गए इन षड्यंत्रों में किसकी भूमिका थी? कासिम बाजार के प्रमुख वॉटसन की प्रमुख भूमिका थी। ये क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा के मद्देनजर इम्पोर्टेंट है कि अंग्रेज और दरबारियों के द्वारा रचे गए षड्यंत्रों में कासिम बाजार का प्रमुख था वॉटसन, जिसकी प्रमुख भूमिका थी और ये लोग उस षड्यंत्र में शामिल थे। प्लासी का युद्ध,
जब अंग्रेज पूरी तरीके से उन्होंने षड्यंत्र कर लिया और अपना सिराजुद्दौला की पराजय सुनिश्चित कर दी उन्होंने युद्ध से ही पहले, फिर प्लासी के युद्ध हुआ जो कि 23 जून 1757 को हुआ। ये एक प्लान्ड युद्ध था, अंग्रेजों द्वारा पूरी तरीके से प्लानिंग कर ली गई थी इस युद्ध की, और इसी में नवाब को बाध्य किया गया इस युद्ध के लिए। प्लासी के युद्ध को भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्ध में गिना जाता है क्योंकि इसने आगामी 200 वर्षों के लिए भारत की नियति को तय कर दिया। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य लड़ी गई। ये हमको याद रखना है कि प्लासी की लड़ाई किस किस के मध्य लड़ी गई। प्लासी के युद्ध के पूर्व भी बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला का प्रधान सेनापति जो था मीर जाफर और दीवान राय दुर्लभ अंग्रेजों से मिल गए थे, जो कि पूरा षड्यंत्र पहले से ही चल रहा था। ये दोनों भी, सेनापति मिल जाएगा किसी राजा का तो युद्ध कहाँ से जीतेगा, तो सेनापति प्लासी के युद्ध से पूर्व अंग्रेजों से जाके मिल गया मीर जाफर। अतः ये कह सकते हैं कि युद्ध से पूर्व ही ये कह सकते हैं कि प्लासी का युद्ध एक खुला युद्ध नहीं बल्कि एक विश्वासघात था। इस युद्ध में नवाब के विश्वसनीय सहयोगी मीर मदान एवं मोहनलाल वीरगति के लिए प्राप्त हुए। ये इम्पोर्टेंट है प्रारंभिक परीक्षा के मद्देनज़र कि जो मीर मदान एवं मोहनलाल थे जो कि नवाब के विश्वसनीय थे, उन्होंने अंत समय तक युद्ध लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध पश्चात नवाब सिराजुद्दौला भागकर मुर्शिदाबाद चला गया, जहां मीर जाफर के पुत्र मीरान ने मोहम्मद बेग द्वारा उसकी हत्या करवा दी। इसको फैक्ट को याद रखना है। प्लासी के युद्ध के परिणाम एवं महत्व। कंपनी अब एक राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी तथा बंगाल के संदर्भ में सर्वोच्च शक्ति बन गई एवं किंग मेकर की भूमिका में आ गई। प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति तो स्थापित हुई, साथ ही उनकी आर्थिक पहुंच भी बंगाल के संपन्न खजाने तक पहुंच गई। मतलब जब प्लासी के युद्ध के बाद में राजनीतिक रूप से वो सशक्त हो गए बंगाल में, लेकिन इसके साथ ही उनकी जो पहुंच थी वो बंगाल के खजाने तक भी पहुंच गई, और उस खजाने तक पहुंच के कारण उन्होंने कंपनी को अपने युद्ध की तैयारी के लिए संसाधनों की आवश्यकता की पूर्ति कर ली, उन्होंने वेतन देने के लिए सैनिकों की भी भर्ती कर ली, है ना, और अपना प्रसार करने के लिए पूरा उनके लिए उनका दायरा पहले से अधिक बढ़ गया। और इस आर्थिक सहूलियत से अंग्रेजों की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो गई, जिससे उनकी सैन्य शक्ति मजबूत किया और अंग्रेज इसी खजाने के सहारे पूरे भारत पर नियंत्रण करने में सफल रहे। मीर जाफर। युद्ध के पश्चात जैसा कि पहले ही तय हो चुका था इनका षड्यंत्र, दरबारी षड्यंत्र, मीर जाफर जाकर पहले ही मिल गया था। जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, वो युद्ध से प्लासी के युद्ध से पहले ही जाके अंग्रेजों से मिल गया था। तो युद्ध के पश्चात नवाब बने मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जिम्मेदारी प्रदान की, साथ ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान करी। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको हमको याद रखना है कि मीर जाफर ने 24 परगना की जिम्मेदारी प्रदान की, साथ ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की। कालांतर में क्लाइव और कंपनी की बढ़ती मांगों के कारण नवाब की आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ गई, जिससे उसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जो कि संभव ही था। मीर जाफर कंपनी की मांगों को पूरा करने में असफल रहा, मतलब कंपनी उससे संतुष्ट नहीं हुई, और भी चाहिए, लेकिन अब नवाब कहाँ से करेगा उनकी मांग। परिणाम स्वरूप उसे नवाब के पद से अपदस्थ कर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाए जाने की घटना को गवर्नर बेंसिन टाट ने 1760 की क्रांति की संज्ञा दी है। यहाँ ये याद रखना है, 1760 की क्रांति की संज्ञा
किससे रिलेटेड है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, इसको पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। ये है मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाना। इस सत्ता परिवर्तन से अंग्रेजों को कई महत्वपूर्ण लाभ हुए। मीर कासिम ने नवाब का पद प्राप्त करने के लिए कार्यकारी गवर्नर हॉलवेल जो कि कार्यकारी गवर्नर था, उसके साथ समझौता भी किया मीर कासिम ने, जिसमें बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव की जिम्मेदारी कंपनी को सौंपी जानी थी। मतलब बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जिम्मेदारी कंपनी को किसने सौंपी? मीर कासिम ने, और जिसका समझौता हॉलवेल के साथ किया गया। लेकिन मीर कासिम थोड़ा होशियार आदमी था। उसने देखा था कि सिराजुद्दौला के साथ क्या हुआ, उसके दरबार में अंग्रेजों की पहुंच हो गई थी, तो उन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र कर लिए। इसी परिप्रेक्ष्य में जब अंग्रेजों के हस्तक्षेप व दरबार के षड्यंत्र से बचने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया। ये भी फैक्ट याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानियों को किस नवाब ने स्थानांतरित किया? तो वो आंसर है मीर कासिम ने। उसने यूरोपीय मॉडल पर अपनी सेना का सुदृढ़ीकरण किया, तोप और बंदूक के कारखाने बनवाए, वित्तीय भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास किया। मीर कासिम द्वारा नौकरशाही का पुनर्गठन किया गया। पहला यूरोपीय सेना के मॉडल पे सेना का सुदृढ़ीकरण किया, तोप और बंदूक के कारखाने बनाए, वित्तीय भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास भी किया और नौकरशाही का पुनर्गठन किया। दस्तक के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, जो कि दस्तक प्रथा थी जिसका दुरुपयोग करते थे, कंपनी तो करती थी, उसके अधिकारी उससे ज़्यादा करते थे, तो उस पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। सैन्य सुधारों और 1763 में नवाब द्वारा आंतरिक व्यापार पर लगे सभी करों को समाप्त कर देने से नवाब और कंपनी में तनाव आ गया। मतलब कंपनी तो एक कठपुतली नवाब चाहती थी और ये मीर कासिम ने इतने सारे काम कर दिए, तो ऐसे में तनाव आना स्वाभाविक ही था। तो इस तनाव का परिणाम क्या हुआ? करों को समाप्त कर देने से अंग्रेजों के विशेषाधिकार समाप्त हो गए। राजस्व वृद्धि एवं उसके द्वारा अतिरिक्त कर लगाया गया विकास के लिए, वो था खिजरी जमा। यही ये भी याद रखना, खिजरी जमा कर किस नवाब ने लगाया? तो ये मीर कासिम ने खिजरी जमा कर लगाया। परिणाम स्वरूप 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम के विरुद्ध औपचारिक युद्ध की घोषणा कर दी तथा मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया। मतलब इतना तो सहन कर ही नहीं सकते थे, उन्हें कठपुतली नवाब चाहिए था, और ये एक से एक बढ़ के काम किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ तो कंपनी को युद्ध की घोषणा करनी ही थी, और उन्होंने फिर से मीर जाफर को नवाब बनाया। इस प्रकार बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई। बंगाल से निष्कासित होने के बाद मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से शरण मांगी। ठीक है, स्मरणीय हो कि अवध में इस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अर्थात अली गौहर जो शाह आलम द्वितीय का दूसरा नाम था, पहले से ही शरणार्थी का जीवन व्यतीत कर रहा था। फलतः इन तीनों ने संयुक्त होकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक समझौता किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1764 में बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। मतलब बक्सर के युद्ध में 3 पार्टियां हो गई। नंबर 1 अवध का नवाब, दूसरा मुगल सम्राट, तीसरा मीर कासिम। अब इन तीनों ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व गुरगीन खां द्वारा किया गया। मतलब ये पीटी की प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से फैक्ट है, इसको याद रखना है कि अंग्रेजों की सेना का जो नेतृत्व किया था वो हेक्टर मुनरो ने किया और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व गुरगीन खां द्वारा किया गया। बक्सर के युद्ध में अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम तथा शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली संयुक्त सेना पराजित हुई। मतलब अब अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में, जो कि मुगल सम्राट जिसको अभी भी
लोग जो और राजा थे, जो भी छोटे छोटे राजा थे, अपना प्रतिनिधि मानते थे, वह भी परास्त हो गया। जिससे क्या हुआ कि एक मनोवैज्ञानिक सफलता मिली अंग्रेजों को, मनोवैज्ञानिक उनको एक आगे बढ़ने के लिए मनोवैज्ञानिक लाभ हुआ उनको। लाभ क्या हुआ कि उनको लगा कि जब सम्राट की सेना को हमने परास्त कर दिया, 3 सेनाएं थी, अवध का नवाब था, सम्राट था, मीर कासिम था, तो अब हम किसी को भी परास्त कर सकते हैं और भारत में अपने राज्य का प्रसार कर सकते हैं और यहाँ पर अपने शासन की स्थापना भी कर सकते हैं। इस युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों की शरण में आ गया। दूसरी ओर शुजा-उद-दौला ने कुछ दिनों तक विरोध करने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया, जहां 1777 में उसकी मृत्यु हो गई। बक्सर के युद्ध का परिणाम एवं महत्व। बक्सर का युद्ध सैन्य दृष्टिकोण से अंग्रेजों की बहुत बड़ी सफलता थी, बिल्कुल थी, क्योंकि तीन सेनाओं को हराया था इन्होंने। प्लासी के युद्ध की विजय सिराजुद्दौला के सेना नायकों के विश्वासघात का परिणाम था। प्लासी का युद्ध हमने देख लिया किस तरीके से विश्वासघात किया गया था, और युद्ध से पूर्व भी क्या था, कंपनी युद्ध को जीत गई थी। किंतु बक्सर के युद्ध में अंग्रेज बिना किसी छल कपट के विजयी हुए थे। बक्सर के युद्ध में बिना किसी छल कपट के विजयी हुए, वो भी संयुक्त सेना को हराया। इस युद्ध के पश्चात बंगाल में अंग्रेजी सत्ता के प्रभुत्व की स्थापना हुई, बिल्कुल हुई। कंपनी ने एक अखिल भारतीय शक्ति का स्वरूप धारण किया। बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुई। इलाहाबाद की संधि हेतु क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया। ये संधि 2 चरणों में संपन्न हुई। मतलब क्लाइव जो कि 1760 में चला गया था वापस, उसको 1765 में दोबारा इलाहाबाद की संधि, बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया। ये संधि 2 चरणों में संपन्न हुई। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। ये संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के मध्य हुई। याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संधि के प्रावधान भी याद रखने हैं। कई बार क्वेश्चन बनता है और बार बार बनता ही रहता है किसी न किसी एग्जाम में। इस संधि के तहत कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से स्थायी रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। मतलब बंगाल और बिहार में दीवानी स्थायी रूप से प्राप्त हो गई। वो भी अब किसने दी दीवानी? शाह आलम द्वितीय ने, जो कि मुगल सम्राट था। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। मतलब अब मुगल पर सम्राट अंग्रेजों का पेंशनर बन गया, ठीक है, उसकी हैसियत इन्होंने पेंशनर की कर दी। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट शाह आलम को द्वितीय को सौंप दिया। मतलब अपनी तरफ से तो कुछ नहीं दिया कंपनी ने, जो कड़ा और इलाहाबाद के जिले भी दिए थे वो भी अवध के नवाब से लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिए। ये इस इलाहाबाद की प्रथम संधि के प्रावधान थे। इनको हमें याद रखना है। प्री में, आईएएस में, पीसीएस में इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य हुई। इस संधि के तहत इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र नवाब को वापस कर दिया गया। नवाब द्वारा 50 लाख रुपए दिए जाने की बात स्वीकार की गई। कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर अंग्रेजी सेना, मतलब सेना रहेगी तो दखल तो करेगी, इसलिए अंग्रेजी सेना भी रख दी अवध में। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार की छूट दी गई। सारी रियायत जो भी संभव थी सब ली गई। बनारस और गाजीपुर के क्षेत्र अंग्रेजों की संरक्षिता में जागीरदार
बलवंत सिंह को अधिकार दिया गया, हालांकि ये अवध के अधीन ही माना गया। मतलब बनारस और गाजीपुर का जो अवध का क्षेत्र था उसके लिए जागीरदार बलवंत सिंह को अधिकार दिया गया, लेकिन ये अवध के अधीन ही माना गया, लेकिन अंग्रेजों की संरक्षिता में जो होगा उसी के अधिकार व्यापक होंगे। तो इस तरीके से इलाहाबाद की द्वितीय संधि संपन्न हुई, जिसमें एक तरीके से तो अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष रूप से दखल हो ही गया। ये अंग्रेजों की एक सेना अवध में रखी गई नवाब के खर्च पे, नवाब द्वारा 50 लाख रुपए देने तय हुए। कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले को छोड़कर अन्य एरिया नवाब को वापस कर दिया गया और मुक्त व्यापार की छूट भी कंपनी ने हासिल कर ली। बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772 तक बंगाल का जो काल है उसको द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है। द्वैध शासन का मतलब ये है कि अधिकार और कर्तव्य। अधिकार तो सारे कंपनी के पास हैं, लेकिन जो कर्तव्य है वो नवाब का रहेगा। तो कर्तव्य नवाब कैसे निभा पाएगा? अधिकार और कर्तव्य दोनों चीज़ों में वो कर दिया गया। इसमें आगे हम देखते हैं इसको किस तरीके से इन्होंने द्वैध शासन को लागू किया। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु के पश्चात नजमुद्दौला को कंपनी का नवाब इस शर्त पर बनाया गया कि निजामत की कार्यों को देखने के लिए नायब सूबेदार की नियुक्ति करेंगे। मतलब नजमुद्दौला को बनाया तो गया, लेकिन उसके लिए भी नायब सूबेदार की नियुक्ति कर दी गई और वो ही करेगा निजामत के कार्य की देख। कंपनी ने नए दीवान और नए निजाम के रूप में मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया। ये बंगाल के नए दीवान और नए निजाम हो गए। परिणाम स्वरूप कंपनी की बंगाल की पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। पुलिस, प्रशासन और न्याय, इन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। इतिहास में इस व्यवस्था को द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है। इसको और हम समझेंगे आगे की स्लाइड में। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन, राजस्व वसूली, दीवानी न्याय का अधिकार कंपनी के पास था। आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी और समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब के पास छोड़ दिया गया। मतलब अधिकार सारे कंपनी के हैं, लेकिन उत्तरदायित्व किसका है? नवाब के हैं। मतलब कर्तव्य, उत्तरदायित्व सब नवाब के हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, फौजदारी न्याय है, प्रशासनिक दायित्व है, मतलब और उसमें भी दखल है, वो भी नवाब सही से कर नहीं पाएगा। और राजस्व वसूल करेगी कंपनी, प्रशासन पूरी तरीके से कंपनी के कंट्रोल में। दीवानी न्याय जो कि मालगुजारी संबंधित है वो भी कंपनी के पास। इस तरीके से अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों को अलग कर दिया गया। इलाहाबाद की प्रथम संधि से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूल करने का अधिकार मिल गया, क्योंकि हम जानते हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का स्थायी अधिकार मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से कंपनी ने प्राप्त कर लिया था। दीवानी के कार्यों के लिए बंगाल में मोहम्मद रजा खां, ये पीटी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्रारंभिक परीक्षा। मोहम्मद रजा खां बंगाल में, बिहार में सिताब राय और उड़ीसा में राय दुर्लभ की नियुक्ति की गई। इस तरह से बंगाल में नवाब का स्वतंत्र शासन समाप्त हो गया। बंगाल में द्वैध शासन का प्रभाव। प्रारंभ में अल्पकाल के लिए व्यापार में वृद्धि देखी गई, किंतु इसके अतिरिक्त यह दौर 1765 से 1772 के बंगाल के लिए अधिक कठिनाइयों का दौर रहा। कठिनाइयाँ कैसी थी? इसने प्रशासनिक और आर्थिक संरचना को पूरी तरीके से तोड़ दिया। कंपनी के मुक्त व्यापार पर अधिकार प्राप्त करने से क्या हुआ? भारतीय व्यापार का तो विघटन ही हो गया और ब्रिटिशों द्वारा अत्यधिक भूमि कर संग्रह के कारण कृषि और कृषकों की स्थिति बद से बदतर हो गई, शोचनीय हो गई। इसी बीच जब 1770 का अकाल बंगाल में पड़ा तो इससे जान और माल की व्यापक हानि हुई। उल्लेखनीय है कि इस समय बंगाल का गवर्नर कॉर्टियस था। इसको फैक्ट को याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 1770 के बंगाल के अकाल के दौरान
बंगाल का गवर्नर कौन था? कॉर्टियस था। इस प्रणाली ने एक भ्रामक प्रशासनिक मशीनरी का निर्माण किया जिससे अराजकता का माहौल बना। परिणामतः इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई। बंगाल के प्रभुत्व संपन्न शासक के रूप में कंपनी। जब 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया, तब तक क्लाइव द्वारा बंगाल में स्थापित द्वैध शासन की प्रणाली क्या हुई? पूरी तरीके से विफल हो गई। अतः हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन समाप्त कर बंगाल पर विचित्र राज्य के रूप में शासन करना प्रारंभ किया और मुगल संप्रभुता के नकाब को उतार फेंका। ठीक है, इस फैक्ट को हमेशा याद रखना है कि हेस्टिंग्स ने ही द्वैध शासन को समाप्त किया और बंगाल को विचित्र राज्य के रूप में शासित करना प्रारंभ किया और मुगल संप्रभुता के नकाब को उतार फेंका। इस प्रकार कंपनी ने 2 दशकों से भी कम समय में बंगाल में प्रशासनिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अपना सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया। बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर। इस दौरान 1757 से 1760 तक और 1765 से 1767 तक क्लाइव बंगाल का ब्रिटिश गवर्नर रहा। इस क्लाइव के बाद 1760 से 1765 तक बेंसिटाड, 1767 से 1769 तक बेरेलास्ट और 1769 से 1772 तक कार्टियर। ये बंगाल के प्रारंभिक ब्रिटिश गवर्नर रहे। इसके बाद में जब कंपनी ने विचित्र राज्य के रूप में शासन करना प्रारंभ किया, तब वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में बंगाल के गवर्नर बनकर आए। अब हम देखते हैं, इस टॉपिक से कभी कभी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और इस तरीके के प्रश्न होते हैं, जैसे सबसे निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के प्रभुत्व को संस्थापित किया। सबसे निर्णायक युद्ध। अब हमने क्वेश्चन को जब भी हम पढ़ेंगे इस तरीके से पढ़ेंगे, जो भी कीवर्ड होंगे उनको पहले ही अंडरलाइन कर देना है। सबसे निर्णायक, दूसरा अंग्रेजों के प्रभुत्व। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है बक्सर का युद्ध, दूसरा प्लासी का युद्ध, तीसरा बांडीवास का युद्ध, चौथा पानीपत का तृतीय युद्ध। अब हम इसमें एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे पानीपत का तृतीय युद्ध है, तो पानीपत का तृतीय युद्ध बंगाल में नहीं लड़ा गया था, ये हरियाणा में लड़ा गया था, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बांडीवास का युद्ध ये दक्षिण भारत में लड़ा गया, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। प्लासी का युद्ध हालांकि बंगाल में लड़ा गया, लेकिन प्लासी का जो युद्ध था, युद्ध कम बल्कि एक विश्वासघात ज़्यादा था, जिसका परिणाम युद्ध से पहले ही निश्चित हो गया, तो इसको भी ये उतना निर्णायक नहीं रहा। लेकिन बक्सर का युद्ध, जिसमें कंपनी ने शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, अवध का नवाब सिराजुद्दौला और मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित किया और अपने सैन्य पराक्रम को प्रदर्शित किया, और बक्सर के युद्ध से ही अंग्रेजों के प्रभुत्व पूरी तरीके से संस्थापित हुआ। अर्थात इसका आंसर होगा बक्सर का युद्ध। यहाँ एक और क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? नजमुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर या सिराजुद्दौला? सिराजुद्दौला, क्योंकि प्लासी के युद्ध में ही के पश्चात ही इसकी मृत्यु हो गई, तो सिराजुद्दौला नहीं था। मीर जाफर सिराजुद्दौला के बाद नवाब बना था, उसके बाद में मीर जाफर के बाद में मीर कासिम को नवाब बनाया गया, और मीर कासिम जो था, मीर कासिम तो इनके अपोजिट में था, है ना, संयुक्त सेना का सेनापति था, तो मीर कासिम भी नहीं था। नजमुद्दौला जो कि बक्सर के युद्ध के बाद में बंगाल का नवाब बनाया गया, तो नजमुद्दौला भी नहीं था। अर्थात बक्सर के युद्ध में बंगाल का नवाब मीर जाफर था। कई बार लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मीर जाफर तो 1757 से 1760 तक रहा था, उसके बाद मीर कासिम आ गया, लेकिन मीर कासिम को हटाकर भी अंग्रेज़ों ने दोबारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया, और उस समय बक्सर के युद्ध के समय नवाब मीर जाफर ही था। अब हम यहाँ पर मुख्य परीक्षा में किस तरीके का क्वेश्चन आ सकते हैं या आए हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे
अंग्रेजों की प्लासी विजय की पुष्टि बक्सर ने कर दी। जहां प्लासी का युद्ध एक विश्वासघात था, वहीं बक्सर का युद्ध एक पूर्ण विजय थी, जिससे आने वाले लगभग 200 वर्षों की भारत की नियति तय कर दिया। तार्किक व्याख्या करें। अब इसमें क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, कीवर्ड उसके देखेंगे। पुष्टि किसकी कर दी? पुष्टि प्लासी के युद्ध की पुष्टि बक्सर ने कर दी। दूसरा, प्लासी का युद्ध क्या था? विश्वासघात, ये भी इसमें दिया हुआ है। बक्सर का युद्ध पूर्ण विजय था, ये कीवर्ड है। आने वाले 200 वर्षों में भारत की नियति किस प्रकार से तय कर दी। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लासी का युद्ध की पृष्ठभूमि बता सकते हैं। प्लासी का युद्ध किस तरीके से विश्वासघात था। विश्वासघात ऐसे था कि दरबार के जितने भी लोग थे, दरबार के लोगों को पहले ही अंग्रेजों ने अपने पक्ष में मिला लिया था, और जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, मीर जाफर, वो युद्ध से पहले ही जाके सिराजुद्दौला को छोड़कर अंग्रेजों से मिल गया था। ठीक है, तो युद्ध जो था, युद्ध का परिणाम पहले से ही तय कर दिया था प्लासी का युद्ध, और इस युद्ध के लिए सिराजुद्दौला का मजबूर किया गया। अतः जब युद्ध हुआ तो अंग्रेजों की विजय जो पहले ही निश्चित थी, वो सुनिश्चित हो गई। ठीक है, तो ये तो एक तरीके से विश्वासघात का युद्ध साबित हो सकता है, विश्वासघात ही था। लेकिन अगर हम बक्सर के युद्ध की तरफ जाते हैं, बक्सर का युद्ध, इसमें 3 शक्तियां इन्वॉल्व थी। पहली मुगल सम्राट, दूसरी अवध का नवाब, तीसरा मीर कासिम। तो इन तीनों की जो संयुक्त सेना थी, उसको अंग्रेजों ने पूरे अपने बिना किसी छल कपट के उनको पराजित किया। तो इस तरीके से और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था इस युद्ध में? बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने। उसका भी वर्णन कर सकते हैं। हेक्टर मुनरो के सेनापतित्व में ये बक्सर का युद्ध लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजी सेना ने पूरे दमखम के साथ में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, और तीनों की, मुगल सम्राट और अवध का नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित किया। ठीक है, अतः ये बक्सर का युद्ध क्या था? एक पूर्ण विजय थी, और जिसने आने वाले 200 वर्षों तक भारत की नियति को किस तरीके से कर दिया। क्योंकि जब बक्सर के युद्ध के बाद द्वैत शासन की स्थापना हुई, द्वैत शासन की स्थापना से बंगाल के खजाने तक पूरी पहुंच हो गई। ठीक है, उसके बाद में जब बंगाल में कंपनी ने स्वतंत्र राज्य के रूप में शासन किया, तो बंगाल से प्राप्त राजस्व और बंगाल के खजाने ने कंपनी के सैन्य विस्तार के लिए गति प्रदान की, और कंपनी को आगे के युद्धों के लिए तैयार किया, जिसको आधार बना के उसने पूरे भारत पर अपने शासन की स्थापना करी, जो कि लगभग 200 वर्षों तक रहा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन हम करेंगे। पहले टॉपिक सारे कंप्लीट होंगे, उसके बाद हम हर टॉपिक से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का अलग से एक सेशन रखेंगे। प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन, मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन, और उनका फॉर्मेटिंग भी करेंगे, और किस तरीके से उत्तर दिया जाना है, किस तरीके से हमें क्वेश्चन का आंसर लिखना है, या किस तरीके से प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन एलिमिनेटिंग मेथड से सॉल्व करने हैं। ये सब हम जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे सीखते जाएंगे। इस प्रकार से आज का टॉपिक समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।